नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अच्छे रिटेल बिक्री आंकड़ों से जापान का बाजार एक बार फिर 20,000 के पार, लेकिन कोरिया और ताइवान के बाजारों में सपाट कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी में हल्की गिरावट। फेड बैठक से पहले अमेरिकी बाजार भी गिरे। यहां पर एप्पल के नतीजों के बाद भी कुछ बाजार में खास इम्पैक्ट नहीं। डाउ जोन्स 0.25% फिसला, नैस्डैक में 0.5% की गिरावट। भारतीय बाजारों में नहीं थम रही गिरावट। फरवरी 2014 के बाद पहली बार निफ्टी 200 डीएमए के नीचे बंद। सेंसेक्स 260 अंक टूटा। बैंक और मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। आज बाजार की नजर भारतीय एयरटेल और आइडिया के नतीजों पर। दोनों ही कंपनियों का मुनाफा 9 से 9.5% बढ़ने का अनुमान, लेकिन मार्जिन्स में बढ़त की उम्मीद कम। और आईटी क्षेत्र में हुई सबसे बड़ी डील। दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी कैपजेमिनी ने आईगेट को खरीदा। $4 अरब में हुआ सौदा। वित्त मंत्रालय की आज आरबीआई समेत पीएसयू बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक। अटके हुए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने पर रहेगा जोर। और भूकंप के ताजा झटकों से नेपाल में बड़ा संकट। मरने वालों की संख्या 4,000 के पार पहुंची। राहत बचाव की भारत कर रहा है अगुवाई। भारतीय बाजारों में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। और कल भी हमने देखा भारतीय बाजारों में फरवरी 2014 के बाद पहली बार 200 डीएमए के नीचे बंद हुआ। निफ्टी 8200 के पास आया मार्केट। और आज ग्लोबल संकेत भी आप देखें अच्छे नहीं है। बहुत ही मिक्स्ड बैग देखने को मिल रहा है। साथ ही नजरें रहेंगी टेलीकॉम कंपनियों के नतीजों पर। भारतीय आइडिया नतीजे पेश करने वाली है। लगातार अफ्रीका बिजनेस कमजोर रहा है, तो वो दबाव का प्रेशर पॉइंट रहेगा फिर से भारतीय जैसी कंपनियों के लिए। लेकिन क्या कारोबार में आज कुछ पुल बैक देखा जाएगा या फिर यहां से और बिकवाली का दबाव आएगा? इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ है अनिल सिंघवी, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या कुछ राहत के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय ट्रेडर्स को, आशीष वर्मा बताएंगे। और आज बड़ी कंपनियों के नतीजे कैसे रहेंगे, सोनम मेहता से एक चेक लेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की क्या संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। यहां पर भी मिक्स बैग, तो कुछ राहत की उम्मीद करें या नहीं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने हाईलाइट करा, मिक्स बैक। और इनफैक्ट यूएस मार्केट जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़े से प्रेशर में आपको नजर आएंगे। आपको याद होगा फ्राइडे को रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली थी नैस्डैक और एसएनपी में, लेकिन कल की ट्रेडिंग सेशन में उन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाए और वहां से प्रेशर देखने को मिला। तो आपकी स्क्रीन पर 1/4 से 2/3% के आसपास की कमजोरी वहां पे देखने को मिली। एक तो कई सारे रिजल्ट से पहले, और साथ साथ आज से ध्यान रखें एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है। इन 2 इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले मुनाफा वसूली का दबाव वहां पे हावी होता हुआ नजर आया। प्रॉफिट टेकिंग हुई। जहां तक एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक है, ध्यान रखें कल यानी कि वेडनेसडे देर शाम उसका आउटकम आने वाला है। और जिस तरह से हाल फिलहाल में कमजोर डेटाज आए हैं, जिस तरह से जीडीपी एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड 1% के आसपास है, शायद हाईली लाइकली बाजार एंटिसिपेट कर रहा है कि सितंबर से पहले फेड मूव ना करे। और कल जब आउटकम आएगा तो शायद जरूरत से ज्यादा डविश आपको साउंड करे। ये तो रही एफओएमसी आउटकम की बात। लेकिन यूरोप की तरफ मूव करें, और वहां पे इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा मिक्स क्यूज, क्योंकि यहां पे एक स्ट्रांग मोमेंटम है। आधे से ऑलमोस्ट 2% के आसपास की मजबूती है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर था वो जो ग्रीस निगोशिएशंस चल रहे थे, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स खासतौर पर बूस्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि जो ग्रीक ऑफिशियल्स आईएमएफ के साथ, जो ग्रीक ऑफिशियल्स यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत कर रहे थे, निगोशिएट कर रहे थे, ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उस टीम को ही बदल दिया है। आसान शब्दों में बाजार इसको इंटरप्रेट कर रहा है कि शायद यहां से एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा और यहां से जो पेस ऑफ निगोशिएशंस हैं वो शायद एक्सिलरेट होते हुए नजर आएंगे। इससे यूरोप में मजबूती थी। और इनफैक्ट एथेंस इंडेक्स, आपको याद होगा फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग शार्प मूव थे, कल भी यहां पे 4% के आसपास की मजबूती थी। एशिया की तरफ मूव करिए और वहां पे जापान हाईलाइट है। एक बार फिर से वो 20,000 के लेवल्स के बियॉन्ड जाता हुआ। रिटेल सेल्स की आपने बात करी, मार्च में इनफैक्ट 9.5% का प्लंज है। उम्मीद से कहीं कमजोर है और एक्सपेक्टेशन शायद फिर से बिल्डअप होती हुई कि कोई एक और स्टिमुलस की बात हो सकती है। इससे जापान में मजबूती है। अदरवाइज जो लैकलस्टर की यूएस से आए हैं उसी के तर्ज पे आप देख रहे हैं तमाम एशियन मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। और एग्जिट निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद एकदम
कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत हो सकती है। एकदम सपाट स्थिति देखने को मिल सकती है। अनिल सिंह भी हमारे साथ है। अनिल, हमने देखा है लगातार बिकवाली के घेरे में भारतीय बाजार रहे हैं और ईयर टू डेट हम लार्जली आप कह सकते हैं अंडर परफॉर्म करने लगे हैं। कल भी एक तगड़ा झटका लगा, एक वाइप आउट हुआ है छोटे मझौले काउंटर्स में। आज के लिए क्या क्यूज है? FII स्पीच बिकवाली रोक नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और बाकी सारे संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, लेकिन एक संकेत जो सबसे नेगेटिव है FII की बिकवाली का, जैसा आपने कहा। हालांकि डोमेस्टिक फंड्स उनके बराबर कैश मार्केट में खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका आंकड़ा लगातार तीसरे दिन FII की कैश मार्केट की बिकवाली से ज्यादा बड़ा है। लेकिन दिक्कत ये कि बाजार का सेंटीमेंट FII के आंकड़े ज्यादा डिसाइड करते हैं। ये अलग बात है कि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी FII की तरफ से होती हुई दिख रही है, लेकिन कुल मिलाकर कल के सेशन में जो मार पड़ती हुई दिखी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, और दूसरी बात ये कल 8,250 के नीचे जाकर जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो ये दो ट्रिगर ऐसे हैं जो सेंटीमेंट खराब करने वाले हैं। इन दो ट्रिगर्स के चलते आज बाजारों में फिर से कमजोरी का माहौल देखने को मिल सकता है। कम से कम एक बात साफ है कि अब खरीदार काफी हद तक अपना हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं, और ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इस सीरीज में शायद आपको एक साइजेबल रिकवरी देखने को न मिले। अब जो कुछ भी होगा पॉजिटिव, वो शायद अगली मई की सीरीज में ही होता हुआ नजर आए। इस सीरीज के लिए संकेत अभी भी काफी ढीले नजर आ रहे हैं। एक ही पॉजिटिव है, लेकिन बाजार उस पर रिएक्शन नहीं दे रहा है, वो है कि पुट कॉल रेशियो काफी हद तक ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। टेक्निकली भी बाजार ओवरसोल्ड नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी वक्त एक्सपायरी के हफ्ते में एक पुल बैक आपको आते हुए नजर आ सकता है, तो उसके लिए ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान रहना होगा। नीचे की तरफ अब जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 8,150 और ऊपर की तरफ 8,300 को क्रॉस करके बाजार। फिलहाल अनिल माफ कीजिए, यहाँ पर कुछ ऑडियो दिक्कतें आती हुई, लेकिन जैसे अनिल कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माहौल जो है वो तो थोड़ा बहुत बेहतर है, लेकिन भारतीय बाजार ज्यादा उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। 8150 पर सपोर्ट लेना अहम रहेगा इस मार्केट को, और यहाँ पर अब रेंज जो है वो और भी नैरो होती हुई दिखाई दे रही है। 8150 से 8300 150 पॉइंट की रेंज है, और होपफुली हम देखेंगे कि बाजार एक्सपायरी से पहले अगर एक पुल बैक दिखाता है तो माहौल कुछ संभलता हुआ दिखाई देगा, वरना सेंटिमेंट बेहद खराब है। छोटे मझौले काउंटर्स की पिटाई होती हुई, और अब तक हमने देखा था FII की ओर से जो बिकवाली है लगातार बस बढ़ ही रही है। एक टेक चेक ले लेते हैं हेम सिक्योरिटीज से कि वो क्या फिलहाल आज के लिए आउटलुक दे रहे हैं। मनोज, गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी किन लेवल्स पर आप जोर देंगे? आज क्या ट्रेड लिया जाए, कंसिडरिंग कल हमने 200 DMA को तोड़ा है, 8250 का 8213 पर समाप्ति देखने को मिली है, और आज सुबह के लिए संकेत भी कुछ खास तेजी वाले तो है नहीं। मॉर्निंग हर्षिका जी, अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो उस पर जो है कंटिन्यूएशन में 3-4 दिनों से लो हाइज लो लोज की फॉर्मेशन बनी है, और निफ्टी ने एक क्रूशियल लेवल कल ब्रेक किया था 8270 का। तो डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी मुझे लगता है कि कंटिन्यूएशन में रहेगा, तो बेटर होगा निफ्टी को अभी शॉर्ट करके ही चले। 8270 का एक स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 8150 और 8060 तक के लेवल जो है 3-4 दिनों में ही देखने को मिल सकते हैं। मनोज, आप बेसिकली कह रहे हैं कि संभावना पूरी अब दिख रही है कि हम 8000 के आसपास वो एक्सपायरी देखें? एक्सपायरी में तो थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है, बट एक पैनिक जो होता है वो एक बन सकता है 8060 तक के लेवल का। ओके, तो उम्मीद है कि एक्सपायरी 8000 के ऊपर रहेगी, लेकिन 8060 के आसपास तक के पैनिक में लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में वो दो कौन से ट्रेड रहेंगे जिस पर आज आप अमल करेंगे? जी हाँ, LIC हाउसिंग को शॉर्ट करके चला जा सकता है। इसमें एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ था, उसमें एक डाउनवर्ड का ब्रेकआउट आया है, तो 430 रुपए के स्टॉप लॉस से LIC को सेल करेंगे 400 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक होगा PFC का, इसमें भी कंटिन्यूएशन में 3-4 दिनों में लोअर हाइज लो लोज की फॉर्मेशन बनी है, तो 275 के स्टॉप लॉस से 260 के टारगेट के लिए PFC को सेल करें। तो PFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ काउंटर जहां पर और बिकवाली रहेगी, तो यहां पर शॉर्ट की पोजीशन आप ले सकते हैं। शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। लेकिन आज नतीजों के लिहाज से दो दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। भारती एयरटेल और आइडिया दोनों ही कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। सोनम, क्या उम्मीद करें कि कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी? आइडिया स्पेशली क्या नंबर्स रह सकते हैं?
शुरुआत आइडिया सेल्यूलर के साथ करते हैं और यहाँ पर ये काउंटर आउट परफॉर्म रहा है जब से मार्च महीने में ऑक्शन शुरू हुए थे। तीसरे तिमाही में भी रेवेन्यू और मार्जिन फ्रंट पे हमारे एस्टिमेट्स को बीट किया था और हमारा अनुमान है कि चौथी तिमाही भी कंपनी के लिए अच्छी ही रही है, जहाँ पर सब्सक्राइबर एडिशन में कंपनी इंडस्ट्री को बीट करती दिखाई देगी। आरपीएम्स कमजोर रहे, इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज कट होने के कारण जो मार्च 1 तारीख से लागू हो गए थे, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बेहतरीन रहा है और यही से ये कमजोर आरपीएम को ऑफसेट कर देगा। डेटा ग्रोथ पूरे के पूरे टेलीकॉम स्पेस का बेहद ही स्ट्रांग रहा है, तो इसका फायदा कंपनी को मिलता दिखाई देगा और मार्जिन फ्रंट पे थोड़े से सुधार की उम्मीद है क्योंकि जो डीजल प्राइस है उनके दाम घटे हैं और मोबाइल टैरिफ भी तिमाही 4% से बढ़ी है, तो आइडिया सेल्यूलर से अच्छे नतीजों की उम्मीद रखी जा रही है। वही भारतीय एयरटेल की बात करें तो स्टेडी तिमाही देखने को मिल सकती है क्योंकि भारतीय एयरटेल का जो इंडियन कारोबार है उसका परफॉर्मेंस स्टेबल है, लेकिन जो थोड़ा बहुत दबाव है या फिर जो एक सबड्यूड परफॉर्मेंस है वो अफ्रीकन कारोबार पर देखने को मिल सकता है और माना जा रहा है कुछ वक्त के लिए या फिर कुछ क्वार्टर्स के लिए ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखाएगा, जहां पर इंडियन कारोबार में मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद रखी जा रही है। हाई टैरिफ्स और डीजल प्राइस के दाम कम हुए हैं, डेटा ग्रोथ भी स्ट्रांग रहा है, लेकिन वही जो अफ्रीकन कारोबार है वो वहां पे चौथे तिमाही सीजनली एक वीक क्वार्टर कहा जाता है और साथ ही अफ्रीका की जितनी भी करेंसीज है या फिर उनके बास्केट में अफ्रीकन करेंसीज के जो भी बास्केट में जितने भी करेंसीज है उसमें एक शार्प डिप्रिसिएशन आया जिसके कारण डॉलर रेवेन्यू में एक कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो इंडियन कारोबार से सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन अफ्रीकन कारोबार से थोड़ा सा दबाव बन सकता है और इसलिए भारतीय एयरटेल से स्टेडी आंकड़ों की उम्मीद रख रहे हैं। ओके, तो भारतीय एयरटेल शायद कुछ स्टेडी नंबर्स पेश कर सकता है और आइडिया से भी उम्मीद है 9 से 9.5% मुनाफा दोनों कंपनियों का बढ़े तो बाजार थोड़ा सा रिलीफ जरूर महसूस करेगा। शुक्रिया सोनम इस जानकारी के लिए, लेकिन आगे स्टॉक्स एंड न्यूज कौन से इस पर भी एक अपडेट लेकर आएंगे। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आज वित्त मंत्रालय और सरकारी बैंकों के बीच होगी एक अहम बैठक और क्या है इस बैठक का टॉप एजेंडा, साथ ही कौन से है दूसरे खबरों वाले शेयर, इस सब पर हमारी होगी नजर ब्रेक के बाद। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ रहे एनपीए और रुके हुए प्रोजेक्ट्स की चिंता को लेकर सरकार एक अहम बैठक कर रही है और वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में पावर, रोड, स्टील, शिपिंग सेक्टर जैसे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा जरूर होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइन पर लक्ष्मण रॉय, दिल्ली ब्यूरो चीफ। लक्ष्मण, बताइए क्या अहम निकल कर आ सकता है इस बैठक में और क्या ये सिर्फ पीएसयू बैंक्स के साथ ही होगी? नहीं, ये पीएसयू बैंक के साथ साथ इसमें सरकारी बैंक भी शामिल होंगे और सरकारी बैंक पीएसयू बैंक के अलावा वो कॉर्पोरेट भी शामिल होंगे जिनके प्रोजेक्ट लंबे समय से अटके पड़े हैं। करीब 1400 प्रोजेक्ट हैं जिनकी रिव्यू किए जाने की संभावना है और उसमें ये देखा जाए कि प्रोजेक्ट क्यों अटके हैं, उसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि प्रोजेक्ट के अटकने के पीछे कई सारे पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी का मुद्दा होता है, केवल बैंकिंग का मुद्दा होता है। इस वजह से संबंधित मंत्रालय को अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। ये पूरे दिन भर ये चलेगी बैठक और उसमें ये जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे बैंकों को, संबंधित मंत्रालयों को कि प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया जाए, प्रोजेक्ट में कैसे इन्वेस्टमेंट लाया जाए। क्योंकि प्रोजेक्ट स्टॉल होने की वजह से यहाँ पे निवेश पे काफी उल्टा असर पड़ रहा है। जो प्रोजेक्ट नहीं शुरू हो पा रहे हैं उससे संबंधित सेक्टर जैसे पावर सेक्टर हुए, स्टील सेक्टर हुए, वहाँ पर नई उत्पादन क्षमता जोड़ने में दिक्कत आ रही है। ये दरअसल एक तरह से कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस होगा कि बैंक को थोड़े से ये निर्देश दिए जा सकते हैं कि आप थोड़े से राहत दीजिए उनको एनपीए घोषित करने में, या फिर कोई प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका पड़ा तो उनसे लोन की वसूली में थोड़ी सी उनको राहत दी जाए ताकि निवेशकों को प्रोजेक्ट फिर से दोबारा शुरू करने में मदद मिले। या फिर कोई एक प्रोमोटर किसी दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर लोन नहीं चुका पा रहा है, सिर्फ इसके आधार पर किसी तीसरे प्रोजेक्ट में उसको लोन ना देना, ये थोड़ा सा ऐसी शर्तों में थोड़ी ढील दी जाए। ये बैंकों को जरूर निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट हैं जिनकी प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं उनसे भी सुझाव मांगे जाए कि आप बताइए आप कब तक लोन चुकाएंगे, आपके पास फंडिंग के दूसरे सोर्स क्या है। तो मुख्य तौर पर 2 मुद्दे होंगे, फंडिंग की समस्या को दूर करना और जो विभागीय जो अड़चने हैं उनको कैसे दूर किया जाए, इस पर यह बैठक फोकस करेगा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए लक्ष्मण रॉय। कहते हुए कि 1400 अटके हुए प्रोजेक्ट्स पर आज चर्चा होने वाली है। सरकारी बैंक के अधिकारी यहां पर होंगे, लेकिन वो तमाम कंपनियां भी शामिल होंगी जिनके प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं और सरकार कोशिश कर रही है इन प्रोजेक्ट्स में रफ्तार वापस लाने की और देखा जाएगा कि यहां पर क्या बड़े ऐलान होते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ राहत की बात आएगी, पीएसयू बैंक्स को क्या इनको और फंडिंग में राहत देनी पड़ेगी, इस सब पर होगी चर्चा आज। लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े शहर है जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पर खबरों
दोनों का भी असर देखने को मिलेगा। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है। पूजा, बताइए कौन से स्टॉक से आज? जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिसिल के स्टॉक के साथ। यहाँ पर आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी, यहाँ पर सरकार का कहना है कि कंपनी के खिलाफ कई सारी शिकायतें मिल रही हैं। कंपनी पर आरोप है कि एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एमटेक ऑटो कंपनी ने जापान की कंपनी असाही टेक को एक्वायर कर लिया है। ये जो कंपनी है आयरन कास्टिंग, फोर्जिंग और मशीनरी कारोबार में है। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी ने ऑफशोर बॉन्ड के जरिए करीब $300 मिलियन जुटाए और ये जो इश्यू था ये 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन कंपनी ने यहाँ से $300 मिलियन ही रिटेन किए हैं। श्री सीमेंट का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी ने जेपी एसोसिएट के पानीपत सीमेंट को करीब 358 करोड़ में एक्वायर कर लिया है और अब श्री सीमेंट की कैपेसिटी बढ़कर 19 मेट्रिक टन हो चुकी है। कावेरी सीड, यहाँ पर आरबीआई का कहना है कि कंपनी की विदेशी निवेश सीमा ट्रिगर हो चुकी है। अब यहाँ और विदेशी निवेशक यहाँ पर खरीदारी अब नहीं कर सकते। इसके अलावा भारतीय एयरटेल और आइडिया के अलावा कुछ और भी काउंटर जिन पर जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे, जिसमें की गति, केपीआईटी टेक, मैरिको काया, टाटा एलेक्साई, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, स्नोमैन लॉजिस्टिक, नेल्को और गोदरेज कंज्यूमर से तमाम ऐसी कंपनीज है जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। तो ये तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, लेकिन सरकार ने इंडस्ट्रियल और टेक्निकल ग्रेड के यूरिया के इंपोर्ट पर पाबंदियों को हटा लिया है। सरकार ने यह कदम देश में कारोबार में आसानी और यूरिया के डाइवर्जन को रोकने के मकसद से उठाया है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। सरकार के इस फैसले के बाद इंडस्ट्री को यूरिया इंपोर्ट के लिए सरकार की मंजूरी नहीं लेनी होगी। इसके पहले इंडस्ट्रियल यूरिया का इंपोर्ट इंडियन पोटैश, एमएमटीसी और एसटीसी के जरिए किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक खेती वाले यूरिया के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के चलते इंडस्ट्रियल और टेक्निकल ग्रेड यूरिया का इंपोर्ट काफी कम हो रहा था। वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कल डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की मजबूती दिखी और ऐसे में करेंसी मार्केट के लिए आज का ट्रेड क्या है, सोना, कच्चे तेल में आज क्या आकलन है आपके ट्रेड के लिहाज से, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। और अब बात करेंसी और कमोडिटी मार्केट के ट्रेड के लिहाज से, कल याद रखिए डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे मजबूत रहा, लेकिन अब तक के लेवल्स जो है वो 63.48 के आसपास आ चुके हैं। वहीं अगर आप देखें कच्चे तेल की हालत क्या है, नाइमेक्स पर क्रूड $57 के करीब और ब्रेंट $64 के ऊपर कारोबार करने लगा है, जो भारतीय बाजारों के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। सोने में भी हमने देखा है जनवरी के बाद सबसे तेज उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या फिर से मूड बन रहा है यहां पर कमोडिटी मार्केट्स में तेजी का कॉल लेने का? हमारे साथ है रवि सिंह, एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। रवि, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यहाँ पर रुपया हमने देखा है पिछले कुछ सत्रों से लगातार कमजोरी दिखा रहा था, कल एक हल्का सा सहारा जरूर मिला है, लेकिन क्या आपको लग रहा है इक्विटी मार्केट के सेल ऑफ के बीच ये मार्केट संभलेगा? देखिए, इस समय अगर रुपये के फंडामेंटल को देखें तो जरूर है कि थोड़ा सा एक वीकनेस की वजह से यहाँ पर रुपये में वीकनेस देखने को मिली थी, लेकिन मुझे लगता है आज यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कल इससे मोमेंटम बना है वो आज मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। एक बार 63.25 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आज भी रुपये में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आने के चांसेस हैं, तो आप सेल की स्ट्रैटेजी में रहें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, और साथ ही कच्चा तेल जहां पर हमने देखा एक पुल बैक आया है और अगर इसके लो से कंपेयर करें तो 45% तक का पुल बैक देखने को मिला है। ये स्थिति कैसी लग रही है और क्या अब माहौल ऐसा बन रहा है जहां पर ट्रेडर्स भी वो तेजी की पोजीशन लेना शुरू करें एमसीएक्स में?
देखिए हर्षिता जी, यहाँ पर एक तो ऊपर में लेवल्स में अगर आप देखें तो 3700 और 3750 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टेक्निकली। और फंडामेंटली अगर आप देखें तो अभी फिलहाल सप्लाई को लेकर के थोड़े से इश्यूज देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर ओवरऑल मिक्स फंडामेंटल होने की वजह से अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली वापस से हावी हो रही। तो इंट्राडे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर एक शॉर्ट की रणनीति रखें 3700 के स्टॉप लॉस से, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर के हैं तो नीचे के डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखना ज्यादा अच्छा है। फिलहाल अभी आज का जो मोमेंटम होगा उसमें एक बार को 3580 से 3590 तक के लेवल आपको लोअर साइड पे देखने को मिलता है। ओके, शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। तो 3580 तक के लेवल्स के लिए आज के लिए फिलहाल जो है वो कॉल वो बिकवाली का ही है। और रुपए में भी देखिए यहाँ पर 6325 तक के लेवल्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे। तो ये रही कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी। लेकिन आईपीओ मार्केट में फिर से गर्मी देखने को मिल रही है और आज यूएफओ मूवीज का आईपीओ खुल रहा है। यहाँ पर कंपनी जो है इस इशू से करीब 600 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईपीओ के लिए शेयरों का भाव 615 रुपए से 625 रुपए तय किया गया है। यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स को करीब 180 करोड़ रुपए के शेयर पहले ही कंपनी बेच चुकी है 625 के भाव पर। और रिलायंस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक, आरबीएस जैसे बड़े निवेशकों ने इशू में पैसा लगाया है। यूएफओ मूवीज का आईपीओ याद रखिए 30 अप्रैल को बंद हो जाएगा। वहीं भारतीय आईटी सेक्टर में एक बड़ी डील हुई है। फ्रेंच कंपनी कैपजेमिनी ने आईगेट को खरीद लिया है। ये $400 करोड़ की कैश डील है। इससे कैपजेमिनी को विदेश में खासकर अमेरिकी फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। डील के बाद आईगेट के फाउंडर अशोक त्रिवेदी और सुनील वाधवानी की कंपनी में हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी। साथ ही प्राइवेट इक्विटी फर्म एपेक्स पार्टनर भी आईगेट से बाहर हो जाएगा। तो ये है आज की बड़ी खबरें। लेकिन सभी की नजरें होंगी कि क्या भारी भरकम बिकवाली के बाद आज बाजार में कुछ तेजी के कॉल्स लिए जाएं या फिर आज का माहौल फिर से बिकवाली का ही रहेगा। आपके लिए हम लेकर आएंगे स्टॉक 2020 के बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। नीरज हमारे साथ है। नीरज, देखिए एसजीएक्स निफ्टी 8200 को शायद टेस्ट करने के पूरे संकेत दे चुका है। गुड मॉर्निंग हर्षा। लगातार बाजार कमजोर हो रहा है, जितने लेवल्स सेलेक्टर से जा रहे हैं वो टूटते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेटजी में हमारी अगर आप देखें तो बाई साइड के स्टॉक्स ज्यादा ही होते हैं और सक्सेसफुल भी रही। लेकिन आज हमें लगता है कि 8140 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेगा और वहां से बाउंस करेगा। इसलिए आज बाई साइड के फिर से एक बार ज्यादा स्टॉक्स होंगे। कुछ शॉर्ट्स के हैं जहां पे खबरें अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा सेल जोन में वो जा चुके हैं, वहां पे और वीकनेस दिखेगी। तो एक मिलीजुली टीम की रणनीति आज भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स हैं आज और कुछ दिग्गज स्टॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट्स कॉल में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद बताते हैं वो स्टॉक्स कौन से।